हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक। वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की, चैप्टर नंबर 7। ये यूनिट बच्चों 15 मार्क्स की आती है। इसका मतलब ये है सबसे ज़्यादा वेटेज इस यूनिट का है नेशनल इनकम के बाद। नेशनल इनकम हम कवर कर चुके हैं अच्छे से। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने उसकी सारी सीरीज़ बनाई है। चैप्टर 1 to 4 मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ भी आपको समझाया है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली जो यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ये है। इसमें 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 थोड़े से वेटेज वाले हैं क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम में, और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इस यूनिट में। मेरे ख्याल से 8 या 9 वीडियोस इस चैप्टर की मैं बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए अगर आप लोगों ने नहीं दबाया, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। देखिए, जो चैप्टर एग्रीगेट डिमांड है ये थोड़ा सा रिलेटेड है हमारा डिमांड चैप्टर से भी। मतलब डिमांड की डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वहाँ पर क्या था, डिमांड क्या होती है? जब किसी चीज़ की कुछ यूनिट्स डिमांड करता है कोई कंज्यूमर एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड ए पर्टिकुलर इनकम। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई एक चीज़ है, एक्स कमोडिटी, उसकी 100 रुपीज़ पे 5 यूनिट में डिमांड करता हूँ, तो मेरे लिए इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी उसकी 5 यूनिट्स। लेकिन 100 रुपीज़ में पूरी इकोनॉमी उस कमोडिटी की कितनी डिमांड करते हैं, उन सबका टोटल हो जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, वहाँ एक कमोडिटी की बात हो रही थी, इसलिए वो माइक्रो कंसेप्ट था। चाहे उसे एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा हो, चाहे पूरी इकोनॉमी के कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हो, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड जो थी वो माइक्रो कंसेप्ट था। अब बात आती है मैक्रो कंसेप्ट की, एग्रीगेट डिमांड की। तो ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखिए, वहां पर मैंने किसी एक एक्स कमोडिटी, मान लेते हैं मैं इस चौक की बात करता हूँ, ये चौक की डिमांड पूरे मार्केट में, पूरी इंडियन इकोनॉमी में मान लेते हैं 5000 यूनिट है या 50,000 यूनिट है। तो इस चौक की जो मार्केट डिमांड होगी वो होगी 50,000, और मैं इस चौक की पूरे साल में 100 यूनिट डिमांड करता हूँ, तो मेरे लिए इसकी जो इंडिविजुअल डिमांड है वो 100 यूनिट है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि ये चौक, ठीक है, ये डस्टर, ये कोई भी सामान, यानी पिन टू प्लेन, समझ रहे हो? पिन टू प्लेन से मतलब आपकी हर एक चीज, आपका लैपटॉप, फोन, घर में जितना भी फर्नीचर है, गाड़ियाँ, छोटी से छोटी चीज एंड बड़ी से बड़ी चीज, इन सब के डिमांड का जब हम सम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब जो आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल वैल्यू, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जितने भी किसी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू आर प्लानिंग टू बाय, जो वो खरीदने के लिए तैयार है, एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, एक साल की ये बात होती है। ठीक है, अब सारे सेक्टर्स में आप लोगों को पता है किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इन तीनों सेक्टर्स के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होते हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है एक साल की, उसी के, और लोग उसको जो खरीदने के लिए तैयार है, उसी के सम को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। बेसिकली जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में सीखा था कि जो लोग खर्च करते हैं, भाई लोग खर्च तभी तो करते हैं ना जब वो डिमांड करते हैं। डिमांड करने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई मुझे iPhone 11 चाहिए, मैं सोच रहा हूँ, मेरी डिजायर है। डिजायर इज नॉट डिमांड। डिमांड का मतलब मेरी जेब में इतने पैसे भी होने चाहिए और मैं उसे खरीदने के लिए तैयार भी रहूं, तो उसी को डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में जितने एक्सपेंसेस, हम जितने लोगों के एक्सपेंसेस को जोड़ते थे, उसी एक्सपेंसेस को अगर हम जोड़ लें तो यहाँ पर हमें एग्रीगेट डिमांड पता चल जाएगी। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो प्राइवेट सेक्टर्स है या प्राइवेट फर्म्स हैं, वो जो कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए तैयार है, जितना उन पे खर्च करने के लिए तैयार है, वो सारा खर्चा आ जाता है हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना पूरी इकोनॉमी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहती है, जो इन्वेस्ट करती है, उस इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा करती है, वो भी हमारा आ जाता है
एग्रीगेट डिमांड में। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का मतलब किसी इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट है वो जितने भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पे जो खर्च कर रही है वो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड में आ जाता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में कौन से होते हैं, जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, देखो बच्चों मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया आप लोगों को समझाने के लिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो डिफरेंस होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड के हमारे 4 कंपोनेंट्स हो गए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। अच्छा बच्चों ध्यान देना, ये जो हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, जहां पर चारों सेक्टर काम करते हैं। चारों सेक्टर कौन कौन आ जाएगा, एक हाउस होल्ड जो हम लोग हैं, एक गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट दिखती है, 2 सेक्टर हो गए। तीसरा सेक्टर कौन है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहता है। और चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रेड करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं और उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में अगर हम चारों सेक्टर्स को लेकर एक साथ पढ़ेंगे ना कि कंजप्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है इकोनॉमी की, ये सब पूरा चैप्टर अगर समझने लगेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम अपने जो कोर्स में है वो है 2 सेक्टर्स के, हम 2 सेक्टर्स को लेके चलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब 2 सेक्टर में कौन कौन सी हम लेंगे, एक तो हाउस होल्ड रहेगा ही और दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है और कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, यानी गवर्नमेंट को हमें कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देने, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देगी, ठीक है, और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी कोई ट्रेड करने वाले नहीं है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम एग्रीगेट डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड में जब 2 सेक्टर्स की बात आ गई तो मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट भी हट गई और नेट एक्सपोर्ट भी हट गया, तो बचा क्या, सिर्फ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। चलिए ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए किसी भी इकोनॉमी में एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो होती ही होती है, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट होती ही है, चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे वो सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर, उसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो जो एक्स एक्सिस है वो इनकम शो कर रही है आपकी, चाहे इनकम बढ़े या घटे, जो इन्वेस्टमेंट है वो पैरेलल चलेगी और इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और इकोनॉमी में एक ऑटोनॉमस कंजप्शन नाम की चीज भी होती है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब होता है सी बार। सी बार होता है कि जो एक इकोनॉमी में चाहे इनकम 0 हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ कंजप्शन इकोनॉमी करती है सरवाइव करने के लिए। आप लोग भी चाहे आपकी इनकम नहीं भी है तब भी आप कहीं ना कहीं से लेकर आप अपनी कंजप्शन तो करते हैं ना, बेसिक नीड्स को तो पूरा करते ही है ना, तो उसी को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है उसको ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। इसलिए कंजप्शन कर्व जो होता है एक पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है, 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि किसी की भी कंजप्शन 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव की तो बात दूर की। तो कुछ पॉजिटिव कंजप्शन से स्टार्ट होती है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन हमारी बढ़ती जाती है। ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो हम कंजप्शन भी बढ़ा देंगे, इसलिए कंजप्शन का कर्व जो बना है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड बना है। अब आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। मैंने एग्रीगेट डिमांड की क्या आपको इक्वेशन बताई है। जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट रहता है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस, सेम। तो जो गैप रहेगा कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में वो भी सेम रहेगा, और जितना गैप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का है उतने गैप इसमें ऐड करके एग्रीगेट डिमांड इसके ऊपर से बनेगा और पॉजिटिवली स्लोप बनेगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ा देंगे, वो अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाया है इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, उसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लिया जाता है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी लिया जाता है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम 4 सेक्टर की बात यहाँ नहीं कर रहे। पॉजिटिव कंजप्शन एट 0 इनकम, अभी मैंने बताया कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है वो क्या होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होती है, उसी को हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, जो कि मैंने एस पॉइंट पे शो कर दिया है। थर्ड पॉइंट इज स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज पॉजिटिव। जो कंजप्शन कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप रहता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंजप्शन भी बढ़ती है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। जो स्लोप होता है वो इसका पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, ये ना तो बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि ये सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है एडी का वो हमारा टी पॉइंट है। मैंने समझा दिया कि यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ऐड करके हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड। और स्लोप ऑफ एडी कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी
बढ़ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट डिमांड जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने कंज्यूमर सारे मिलकर खरीदने के लिए तैयार होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तीनों सेक्टर्स की एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सप्लायर या जो सेलर है वो कितना बेचने के लिए तैयार है एक साल के अंदर, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी सामान और सर्विसेज की, उनका जो सम होता है, इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। समझने के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एग्रीगेट सप्लाई एज नहीं है, ये एस नहीं है, ये ए है, एस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, ये है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, जो सारे प्रोड्यूसर्स तैयार हैं बेचने के लिए इन अ इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड का मतलब वही एक साल के अंदर जितना वो सेल करने के लिए तैयार है, उसकी टोटल मनी वैल्यू जो होती है उसी को हम बोल देते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमारी नेशनल इनकम के बराबर होती है, क्योंकि जब वो बेचने के लिए तैयार है उसी से वो इनकम क्रिएट करेंगे, तो हम उसको नेशनल इनकम के इक्वल मान के चलते हैं। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हमारी कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं जो नेशनल इनकम होती है वो कंजप्शन प्लस सेविंग के इक्वल होती है। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई कर्व देखते हैं। जैसे कि ये हमारी है नेशनल इनकम और ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, या कह सकते हो आप इसको प्राइस लेके चलते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी राइज करती है। एग्रीगेट डिमांड पे आपने ध्यान दिया होगा कि वो पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होता था, जीरो से स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि कंजप्शन हमारी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन सप्लाई जीरो हो सकती है। जब तक आप उसका प्राइस नहीं देंगे तब तक कोई भी सेलर सेल करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए सप्लाई जीरो रहती है, जीरो लेवल ऑफ प्राइस पे। लेकिन जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाएंगे वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी राइज करना स्टार्ट कर देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 पार्ट और बनेंगे इस चैप्टर के। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल। आई होप मेरा सब पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको फ़ायदा मिले, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा के रखिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी।